हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है घटना चक्र से वो सभी मैं लेके आई हूँ। तो वीडियो का पूरा देखिएगा और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी में कितने अणु ग्लूकोज प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? तो वो हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्न में होता है, तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, जो कि पौधों में कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित हो जाता है तथा इन्हीं कार्बनिक पदार्थों द्वारा जंतु तथा पौधों का पालन पोषण होता है। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। चूंकि रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से परिवर्तित होता है और संचित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः पौधों में संपन्न होती है, जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह ऊर्जा बाद में पौधों की विभिन्न क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। इस रासायनिक ऊर्जा का संचयन कार्बोहाइड्रेट अणुओं तथा शर्करा के रूप में होती है, जिसका संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा है जो परमाणुओं और अणुओं के बंधन में संचित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में प्रकाश पर निर्भर प्रक्रियाओं के द्वारा प्रकाश की ऊर्जा एटीपी और एनएडीपीएच के द्वारा ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है। निम्न में कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वो हो जाएगा क्लोरेला। कौन हो जाएगा? क्लोरेला। क्लोरेला अधिक से अधिक कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वस्तुतः क्लोरेला क्लोरोफाइटा से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल की एक प्रजाति है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्लोरेला की दक्षता सर्वाधिक 8% है। निम्न में कौन सा पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा की संख्या तथा उनके बंद और खुलने के समय पर निर्भर करती है। इसके अलावा पत्ती की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की व्यवस्था भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है। अधोलिखित में से कौन सी पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन, दहन, किण्वन, विघटन आदि क्रियाओं के द्वारा मुक्त होती है। स्थलीय पौधे इसे सीधे ही वायु से ग्रहण कर लेते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय इस गैस को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात के टाइम ठीक इसके विपरीत ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इस प्रकार रात में पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाती है और घुटन महसूस होती है, इसलिए रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, रात्रि में पेड़ों के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ पौधे रात्रि में श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करते हैं, जबकि दिन में इस गैस का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कर वातावरण को शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं। सूर्य के प्रकाश में अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। गहरे समुद्र में सतह से 400 से 8000 फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने तथा डैश में भी मदद करते हैं, तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन को जल तथा साथ ही
जल के वितरित करने तथा भोजन के भंडारण में मदद करता है। यह पौधे की पत्तियों, फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ पौधों को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। जल में अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। ये हो जाएगा जड़ों के बालों से। क्या? जड़ों के बालों से। पौधे अपने जड़ों के बालों द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों के बाल एक प्रकार की पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय संरचना है जो जड़ों के बाहरी भाग एपिडर्मिस में निकली होती है। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ ऊर्जा से वंचित रह जाता है। संवहनीय पादप में दो प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, फ्लोएम और जाइलम। वृक्ष की छाल सबसे आंतरिक परत ही फ्लोएम है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निर्मित घुलनशील कार्बनिक पदार्थ का परिवहन करना है। वृक्ष के आधार के पास से उसकी छाल निकाल देने पर फ्लोएम भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच सकेंगे। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है तो ये हो जाएगा जाइलम टिश्यू के द्वारा। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल वहन के लिए। संवहनी पादपों में दो परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, फ्लोएम और जाइलम। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है तो जाइलम के द्वारा। फ्लोएम का प्रमुख कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना। इस ऊतक को बास्ट भी कहते हैं। यह चार प्रकार की कोशिकाओं तथा यथा चालनी अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक एवं फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है तो आहार वहन के लिए। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव को पोषक वाहक का कार्य करता है तो ये हो जाएगा फ्लोएम। जाइलम मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है जबकि फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं तो ये हो जाएगा मृदा से। हरे पौधे यानी कि स्वपोषी यानी कि आइट्रोट्रॉफिक होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे द्वारा जल व अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं तथा इनका पोषण खनिज पोषण कहलाता है। निम्न में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है तो वो हो जाएगा सोडियम। बाकी ये तीनों है। पौधे की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है तो ये हो जाएगा पोटेशियम। कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनका पादप वृद्धि और स्वास्थ्य हेतु अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, आयरन, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम तथा जिंक को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। निम्न में कौन सा तत्व पौधे में सूक्ष्म पोषक नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। निम्नलिखित में कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है तो वो सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है तो ये हो जाएगा सल्फर। पौधों में नाइट्रोजन के किस रूप में ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। वनस्पतिक वृद्धि के लिए पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। पौधे के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है नाइट्रेट है। पौधे के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप नाइट्रेट है। नाइट्रेट नाइट्रोजन का वह रूप है जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। यह जल में आसानी से घुल जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है तो ये हो जाएगा बोरॉन। पौधों के लिए आवश्यक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है
या दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथि का गठन के लिए आवश्यक होता है। निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान करें। इसका राइट आंसर अमरबेल हो जाएगा। अमरबेल जिसे कसकटा एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृतबीजी पौधा है जिसका तना पतला, दुर्बल तथा पीले रंग का होता है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट कर परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज, लवण तथा जल प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कसकुटा यानी कि अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषक प्राप्त करता है। तो ये सही है किंतु आर गलत। कसकुटा एक प्रकार की लता है, इसमें अमरबेल भी कहा जाता है। यह परजीवी आवृतबीजी पौधे का एक उदाहरण है जिसमें पत्तियों और पर्णहरिम का पूर्णतः अभाव होता है। यह पीले, पतले, दुबले तने वाला पूर्ण स्तंभ परजीवी है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट जाता है तथा स्थान स्थान पर परजीवी मूल निकल कर पोषक के तने के जाइलम तथा फ्लोएम में घुस जाता है और वहां से भोजन तथा खनिज, लवण और जल प्राप्त करते हैं। फसल लैंगिक विधि है तो ये हो जाएगा फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधा विश्लेषण। फसल लॉगिंग विधि के द्वारा फसलों में विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में 3 महीने के बाद प्रत्येक 5 सप्ताह के अंतराल पर फसलों के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं। इन नमूनों की जांच की जाती है जिसके आधार पर उनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। किसी पोषक तत्व के आवश्यक मात्रा से कम होने पर वह पोषक तत्व फसल को उर्वरक के द्वारा ले दिया जाता है। क्लीमेंट ने 1960 ईस्वी में फसल लॉगिंग के द्वारा फसलों में आवश्यक पोषक तत्व का विश्लेषण किया। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय और पैनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला जंतु हार्मोन है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। सामान्य पादप हार्मोन के 5 प्रमुख वर्ग होते हैं: एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन। निम्न में कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन है? तो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन। निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये परिवहन के उपरांत पौधों के विभिन्न अंगों में अति लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित तथा नियंत्रित करते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल एवं एथिलीन पादप हार्मोन के प्रमुख उदाहरण हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक, एब्सिसिक अम्ल कोशिका वृद्धि, कोशिका विभाजन और शिखर प्रधानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑक्सिन शिखर प्रधानता, ऑक्सिन शिखर प्रधानता। जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि, जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल। सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं जिससे उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है एथिलीन। एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन का। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वो क्या हो जाएगा? तो एसिटिलीन। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? एथिलीन। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। टमाटर, संतरा, नींबू, केला इत्यादि के फलों में बिना परागन के भी फल का विकास हो सकता है। ये फल बीज रहित होते हैं। यदि पुष्पों की कली से पुंकेसर निकालकर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सिन का लेपन कर दिया जाए तब बीज रहित फल बन जाते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग परागकोश। निम्नलिखित में कौन से कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है? कायिक प्रवर्धन कॉलोनियां जनसंख्या को उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का
प्रभावन करने में सहायक है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। तो इसका राइट आंसर 1 और 3। पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो वनस्पतिक प्रसारण के लिए। पौधों में गुटी लगाना कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक तकनीक है जो कि वनस्पतिक प्रसारण हेतु किया जाता है। इसमें मूल पौधों से जुड़े रहने के दौरान हवाई तनों में जड़ों को विकसित होने दिया जाता है। वर्षा ऋतु में इसका इस्तेमाल नींबू, संतरा, अमरूद एवं लीची आदि के विकास हेतु किया जाता है। भारत में गन्ने की खेती वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब वड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। जब सेट्स का सीधा रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिकाओं सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गन्ने के उत्पादन लागत घटाने हेतु बड चिप प्रौद्योगिकी आर्थिक दृष्टि से सुविधाजनक विकल्प है। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। फसल चक्र में किसी खेत में अलग अलग ऋतुओं में प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इसका फायदा होता है कि खेत में उपस्थित सभी पोषक तत्वों को बेहतर उपयोग किया जा सके। ध्यातव्य है कि प्रत्येक फसल की पोषक आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग फसलों के उगाने से खेत की मृदा को उपयोग में लाए गए पोषक तत्वों को पुनः प्राप्त करने में समय एवं अवसर प्राप्त हो जाता है। क्लोनल वर्णन का प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू में। भ्रूण किसमें मिलता है? तो बीज में। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तना काट से। कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधे के भागों से प्राप्त किए जाते हैं। तना काट, दाब लगाना तथा कलम बांधना आदि इसकी पारंपरिक विधियां हैं। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना का। गन्ना शुगर कैन कुल ग्रेसनी के अंतर्गत आता है जिसकी तना काट आमतौर से कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस एवं संधिबद्ध होता है जिसमें पर्व तथा पर्व संधियां इंटरनोड्स पाई जाती है। निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। बोगेनविलिया, कार्नेशन, कोको, अंगूर। इनमें से कौन से पादप स्तंभ कतन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं? 1, 2, 3 और 4। बोगेनविलिया, कार्नेशन, गुलाब तथा अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ ही बीजों द्वारा प्रवर्धन भी होता है। इसके बीजों को सर्वप्रथम नर्सरी में उगाते हैं। तत्पश्चात इन नवजात पौधों को मृदा में 4 फीट की दूरी पर प्रत्यारोपित कर देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों होगा। मौसमी के पौधे का प्रवर्तन कलम बंध तकनीक द्वारा होता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। जीवक चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होगा। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। यह एक पुष्प में मुख्यतः पुंकेसर और स्त्रीकेसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो वो हो जाएगा प्रकाश। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है तो पोस्ते में। कहाँ पे? पोस्ते में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।